चलिए केमिस्ट्री में हम देखते हैं पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपके कुछ मूल कॉन्सेप्ट भी होंगे, कुछ लॉज की भी हम बात करेंगे, जैसे एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस हो गई या एवोगैड्रो लॉ हो गया, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में मेजर हमारा फोकस जो रहेगा वो मूल कॉन्सेप्ट पर रहेगा। तो पहला चैप्टर जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे हैं आज केमिस्ट्री के। तो इसमें जो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मैटर, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये दो चार चीज़ों पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका AIPMT 2014 का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसमें जो लॉ हम यूज करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन जो है वो आपका इक्वल मासेस ऑफ, क्वेश्चन है आपका इक्वल मासेस ऑफ H2, O2 एंड मीथेन हैव बीन टेकन। हमने इक्वल मासेस लिए हैं किस किस के, H2 के, O2 के और मीथेन के, हैव बीन टेकन इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V। उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो V है, एट 27 डिग्री सेल्सियस। कितने टेम्परेचर पे? 27 डिग्री सेल्सियस पे, इन आइडेंटिकल कंडीशंस, मतलब कंडीशंस हमने तीनों के लिए सेम रखी हुई हैं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ H2, रेशियो O2, रेशियो मीथेन विल बी। इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? वॉल्यूम का रेशियो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है 8:16:1, दूसरा ऑप्शन आपका 16:8:1, तीसरा ऑप्शन आपका 16:1:2 और चौथा ऑप्शन है 8:1:2। ये चार ऑप्शन है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? हमने इक्वल मासेस लिए हुए H2 के, O2 के और CH4 के कंटेनर में जिसका वॉल्यूम है V। एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम है V। इसमें हमने H2, O2 और CH4 के इक्वल मासेस लिए हुए हैं। ठीक है ना? और कंडीशन जो हमने रखी हुई है सब के सब, तीनों के तीनों सेम टेम्परेचर पे हैं, तीनों के तीनों सेम टेम्परेचर पे हैं और तीनों के तीनों में कंडीशंस आइडेंटिकल है। ठीक है, आइडेंटिकल कंडीशंस हमने रखी हुई हैं तीनों के लिए। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, सारी कंडीशन आइडेंटिकल रखी हुई हैं। देन रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ H2, रेशियो O2, रेशियो CH4। तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होता है वो होता है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? एवोगैड्रो लॉ कहता है अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, equal number of moles of all the gases या equal volumes of all the gases contains equal number of moles। ठीक है, अगर हम आइडेंटिकल कंडीशंस रख रहे हैं प्रेशर की और टेम्परेचर की, तो जो गैसेस के जो वॉल्यूम्स होंगे, ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम सेम रखता हूं सारी गैसेस के, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अगर सपोज n गैसेस हैं जिसमें आइडेंटिकल कंडीशंस रखी हमने प्रेशर और टेम्परेचर की, तो उसमें जो वॉल्यूम्स का रेशियो होगा, गैसेस के वॉल्यूम्स का जो रेशियो होगा, इन गैसेस के जो वॉल्यूम्स का रेशियो होगा वो उनके नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। तो जो अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, the ratio of volumes of all the gases is equal to the ratio of number of moles of all the gases। ठीक है, अब हमें किसका रेशियो निकालना है? वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है। किसके वॉल्यूम का? हाइड्रोजन के वॉल्यूम, ऑक्सीजन का वॉल्यूम और मीथेन का वॉल्यूम। तो डेफिनेटली किसके प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, इनके प्रोपोर्शनल होगा ना। नंबर ऑफ मोल्स की अगर आप बात करते हैं तो सिंपल सी चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। नाउ मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2। हाइड्रोजन का आपका पता है मोलर मास जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। रेशियो मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2, अगर आप O2 की मोलर मास की आप बात करेंगे तो 16 टू द 32, 16 होता है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, तो ये आपका आ जाएगा 32। सिमिलरली मास ऑफ CH4, ये रेशियो है आपका मास ऑफ CH4 अपॉन मोलर मास ऑफ CH4। अगर CH4 की मोलर मास करेंगे बात करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12, हाइड्रोजन का 1, 1 इंटू 4 इज 16। तो मोलर मास आपका आ जाएगा किसका, मीथेन का, दैट इज 16। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज का क्या कहा गया है, इक्वल मासेस ऑफ H2, O2 एंड CH4। तो H2 का, O2 का और CH4 का मासेस तो सेम हमने लिए, तो मासेस यानी तीनों के सेम होंगे तो ये कट जाएंगे आपके रेशियो में, तो बचेगा कितना 1/2 रेशियो 1/32 रेशियो 1/16। बट जो आपका आंसर है वो इस फॉर्म में है नहीं कोई सा भी, ठीक है, चारों ऑप्शन में से कोई सा नहीं है। तो हम देखते हैं, हम इन तीनों को 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 32 रेशियो 2, 32 रेशियो 32, 32 रेशियो 16। तो कितना आएगा आपका 32/2 इज 16, 32 रेशियो 32 इज 1 एंड 32 रेशियो 16 इज 2। तो आंसर इज 16 रेशियो 1 रेशियो 2। ये सिंपल सी मैथ्स हमने यूज़ करी है, बहुत बेसिक सी मैथ्स है, आपकी 8th क्लास 9th क्लास की मैथ्स है, जिसमें रेशियो अगर आपका इस तरीके से दिया हुआ है तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन तीनों रेशियो को। तो मैंने यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया वो 32 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 32 इन तीनों से डिवाइड हो जा रहा है, 32 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 32 खुद से तो हो ही जाएगा, 32 16 से भी डिवाइड हो जाता है, तो मैंने 32 से मल्टीप्लाई कर दिया इन तीनों को, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हैं इनके एलसीएम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर इज 16 रेशियो 1 रेशियो 2, दैट इज द सी वाला। तो यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुआ वो आपका यूज हुआ कॉन्सेप्ट एवोगैड्रो लॉ का। इसके अकॉर्डिंग अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखते हैं हम सारी गैसेस का, तो उनके जो वॉल्यूम का जो रेशियो आता है, उन गैसेस के वॉल्यूम का जो रेशियो आता है वो उनके नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। तो ये क्वेश्चन था आपका AFMT 2014 का, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एवोगैड्रो लॉ यूज हो रहा है, और एवोगैड्रो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, आप कह सकते हैं केमिस्ट्री के लिए भी, और फिजिक्स में भी आप 1-2 जगह क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके नीट के एग्जाम में, मेडिकल के एग्जाम में, एवोगैड्रो लॉ पे बेस्ड, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, ये आपका बहुत पुराना क्वेश्चन है, AFMT 1998 का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आजकल भी आ जाते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसकी PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर द 3 नंबर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर 161 सेंटीमीटर, दूसरा है 0.161 सेंटीमीटर एंड 0.0161 सेंटीमीटर। इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने कितने हैं? ऑप्शंस हैं 3, 4 एंड 5। पहला ऑप्शन है 3, 4 एंड 5, दूसरा ऑप्शन है 3, 4 एंड 4, तीसरा ऑप्शन है आपका 3, 3 एंड 4, चौथा ऑप्शन है आपका 3, 3 एंड 3। ये 4 ऑप्शन आपके हैं। देखिए सिंपल से अगर हम बात करते हैं, पहले वाले की बात करते हैं 161 सेंटीमीटर की, तो जितने भी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। ये सारी की सारी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो आएंगे आपके 3, ठीक है। जितनी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं, नॉन जीरो डिजिट्स सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। दूसरा आता है आपका 0.161 सेंटीमीटर। नाउ नॉन जीरो डिजिट्स तो आपके सिग्निफिकेंट होती ही होती हैं, जीरो भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं,
और डिपेंड करता है कि जीरोस की पोजीशन कहाँ पे है। जीरोस एट द बिगिनिंग ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के स्टार्टिंग में अगर जीरो है, जीरोस एट द बिगिनिंग ऑफ अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो जीरोस बिगिनिंग में आ गए आपके तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, और कहीं जीरो दिख नहीं रहा, तो तीन आपके नॉन जीरो डिजिट्स आ गई, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके तीन हो गई, क्योंकि नॉन जीरो तो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, बट जीरोस एट द बिगिनिंग ऑफ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। नाउ नेक्स्ट इज 0.0161 सेंटीमीटर। अगेन हम देखेंगे हमारे पास तीन नॉन जीरो डिजिट्स हैं 161, एंड जीरोस एट द बिगिनिंग ऑफ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। जीरोस एट द बिगिनिंग ऑफ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, बट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एंड में जीरो नहीं है, बीच में जीरो नहीं है, तो यानी इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके तीन ही होंगे। तो सिंपल रूल हमने यूज किए थे कि जो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं, लेकिन जीरोस एट द बिगिनिंग ऑफ अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो आंसर इज 3, 3 एंड 3। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर हम पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ही है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AIPMT 1994 का क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट मींस इसमें जो रूल यूज हो रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट रूल है। AIPMT 1994 का है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जनरली लोगों को पता नहीं होता इस रूल के बारे में, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन में क्या है। हमें फाइनल आंसर बताना है इस एक्सप्रेशन का, 29.2 माइनस 20.2 इंटू 1.79 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 1.37। इसमें जो फाइनल आंसर आएगा, क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फाइनल आंसर। जो भी फाइनल आंसर आएगा आपका इसमें, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फाइनल आंसर, फाइनल वाला जो आंसर होगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन भी है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी है, देन डिवीजन भी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है सब्ट्रैक्शन की बात आती है। ठीक है, अगर हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं 29.2 माइनस 20.2, तो सबसे पहली चीज जो होती है सब्ट्रैक्शन करते समय, ठीक है, जब भी हम दो चीज़ों को सब्ट्रैक्शन करते हैं या ऐड करते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं, तो जो आंसर होना चाहिए वो डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम डिजिट्स हैं, जैसे डेसिमल के बाद इसमें एक डिजिट है, डेसिमल के बाद इसमें भी एक ही डिजिट है, जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट है तो आंसर को उतने नंबर ऑफ डिजिट्स में लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज अगर आपको 3.53 है और 5.2 है, तो जब आप ऐड करोगे तो आंसर जो होना चाहिए, देखिए इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, अगर मैं ऐड कर रहा हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है, और इसमें डेसिमल के बाद दो डिजिट है, तो जो आंसर होना चाहिए उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए। डेसिमल के बाद इसमें एक है, इसमें दो है, तो कम किसमें, इसमें कम है, इसमें एक डिजिट है, तो आंसर मस्ट बी इन वन डिजिट आफ्टर डेसिमल। ये तो पहली चीज हो गई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी गलती यहाँ पे होती है दूसरी गलती आप लोग क्या करते हैं, जैसे इसको ऐड किया, ठीक है, नाउ अब आप करते हैं कि डेसिमल के बाद एक डिजिट होनी चाहिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद 8.7 तक है, यहाँ पे आप जाते हैं तो ये 3 हो गया, 7 के बाद 3 हो गया, तो यहाँ पे इसको आपको राउंडिंग ऑफ करनी होती है। राउंडिंग ऑफ के रूल्स आपने पढ़े होंगे कि अगर 5 से छोटी होती है डिजिट, जैसे ये डिजिट 5 से छोटी है, तो आंसर जो आपका आ जाता है 8.7 लिख देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, इसको राउंड डाउन बोलते हैं इसको। ठीक है ना, अगर ये 5 से बड़ी होती तो इसको राउंड अप कर देते, एक बढ़ा देते, 8.8 लिख देते हैं। ये सिंपल सी राउंडिंग ऑफ के रूल है। लेकिन गलती कहाँ पे हुई है, गलती हमने स्टार्टिंग में ही हुई है। कैसे, जब भी आप ऐड करेंगे चीज़ों को या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब भी आप चीज़ों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, डेसिमल के बाद यहाँ पे दो डिजिट है, ठीक है, तो आपका आंसर डेसिमल के बाद एक डिजिट माना चाहिए। लेकिन गलती कहाँ पे होती है, गलती आप क्या करते हैं, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर राउंडिंग ऑफ करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में
राउंडिंग ऑफ पहले करी जाती है, देन कैलकुलेशन करी जाती है। पहले आप राउंडिंग ऑफ करेंगे फिर कैलकुलेशन करेंगे, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पहले कैलकुलेशन करते हैं देन राउंडिंग ऑफ करते हैं। जैसे मुझे पता है कि इसका जो आंसर है वो डेसिमल के बाद एक डिजिट में होना चाहिए। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद यहाँ पे दो डिजिट है। आंसर मस्ट बी इन वन डिजिट आफ्टर द डेसिमल। डेसिमल के बाद आंसर जो होना चाहिए वो एक डिजिट में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे डेसिमल के बाद दो डिजिट है। अब देखिए आपको करनी पड़ेगी राउंडिंग ऑफ पहले इसकी। कैसे? डेसिमल के बाद आपको इसको एक ही डिजिट में बनाना पड़ेगा। तो डेसिमल के बाद जब आप एक डिजिट में बनाएंगे इसको, क्योंकि आंसर मुझे एक ही डिजिट में लाना है डेसिमल के बाद, तो इसे पहले ही राउंडिंग ऑफ करनी पड़ती है। याद रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में राउंडिंग ऑफ पहले होती है। तो जब आप डेसिमल के बाद 0.5 लिखेंगे तो इसका अगला नंबर देखेंगे विच इज लेस देन 5। तो ये लेस देन 5 है, तो आपका जो ये आएगा सिंपली 3.5। इसको एज इट इज लिख देते हैं, आपको पता होगा अगर ये लेस देन 5 होता है। ठीक है, और ये तो डेसिमल के बाद एक है ही, तो 5.2, तो आंसर आपका आ गया 8.7। अब आप कहेंगे पीछे भी आंसर सेम था, इसमें भी आंसर सेम है, तो उसमें फर्क क्या पड़ा? ठीक है, इसमें और उसमें फर्क क्या पड़ा, देखिए तो मैं आपको बताता हूँ फर्क क्या पड़ा। अगर सपोज आपका ना, गलतियां कहाँ कहाँ पर होती हैं, कभी कभी सपोज ऐसा हो जाता है कि आप 3.55 ऐसे कर लेते हैं सपोज। ठीक है, 3.45 कर लेते हैं, 3.45 कर लेते हैं सपोज इसको। ठीक है, अगर आप पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, मान लेते हैं मैंने इसको 5 लिख दिया, 4 to 6 लिख दिया और ये 8.65 हो गया। ठीक है, पहले कैलकुलेशन में आपको रॉन्ग वाला मेथड बता रहा हूँ, दिस मेथड इज रॉन्ग। ठीक है, कि आपने पहले कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, पहले 5, 4 to 6। अब हमें पता है कि डेसिमल के बाद हमें एक डिजिट लेके आनी है, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट आई। ठीक है, डेसिमल के बाद एक डिजिट आई, तो हमने यहाँ पे एक डिजिट लिख ली और इसको देखा 5 है, ना 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 है, चलो उससे 3 कर लेते हैं। 3 में कुछ होगा, चलो देखते हैं, कहीं कहीं पे गलती हो जाती है, मैं देखूंगा कोई क्वेश्चन अगर मेरे को मिलेगा। चलो देख लेते हैं, 6 आ गया। डेसिमल के बाद इसमें एक डिजिट तक लिखना है, इसके आगे जाएंगे 5 है, ना 5 से बड़ा ना 5 से छोटा, तो हम वापस आते हैं, इवन है, इवन को एज इट इज लिख देते हैं, तो आंसर आपका 8.6 हो गया। ये मेथड रॉन्ग है आपका, कि आपने पहले कैलकुलेशन करी फिर राउंडिंग ऑफ करी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पहले आपको राउंडिंग ऑफ करनी पड़ती है। जब आप इन दोनों को, दिस मेथड इज करेक्ट वन, ये वाला है, पहले आप इसकी राउंडिंग ऑफ करेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखनी है, ये 5 है, 5 से बड़ा भी नहीं है 5 से छोटा भी नहीं है, तो वापस आते हैं, ये इवन है, इवन में हम एज इट इज लिख देते हैं, तो इसमें भी आंसर आपका 8.6 ही आ रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर आपका इसमें और इसमें, देखिए आंसर सेम है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आप राउंड पहले कैलकुलेशन करते हैं और राउंडिंग ऑफ बाद में करते हैं, तो आंसर आपका इसमें और उसमें डिफरेंस आता है। ठीक है, देखिए मुझे कुछ क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको क्वेश्चन इसमें होंगे, क्वेश्चन आए होंगे, नहीं तो फिजिक्स में होंगे, जहाँ पे राउंडिंग ऑफ पहले करने पे आंसर सही आएगा और एडिशन करके राउंडिंग ऑफ करने पे आंसर गलत आएगा। ठीक है, देखते हैं वो कहीं पे क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको पहले राउंडिंग ऑफ करनी होती है। ठीक है, नाउ अब आते हैं हम अगले पार्ट पे इस क्वेश्चन के, जहां पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसका सब्ट्रैक्शन करना है। 29.2 माइनस 20.2, 29.2 माइनस 20.2। तो सबसे पहली चीज क्या है, डेसिमल के बाद एक डिजिट होनी चाहिए, दोनों में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको राउंडिंग ऑफ पहले करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पहले से ही राउंड ऑफ हो रहा है। माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0, दिस इज 9.0। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें है 2, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें है आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये आ गया। नाउ ये आया आपका 9.0 इंटू ये कितना आपका 1.79 इंटू 10 की पावर -5, और ये आया आपका 1.37। ठीक है, अब गलती क्या होती है, गलती होती है कि जैसे हमारे पास ये 10 की पावर -5 है, इसको हम इंक्लूड नहीं करते। अब क्या गलती होती है, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 है, इसमें 3 है। आपको पता होगा जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड में जो आंसर होता है वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले में होना चाहिए। जैसे इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3, इसमें 3, तो आंसर जो होना चाहिए वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, 2 में होना चाहिए। ठीक है,
मल्टीप्लाई या डिवाइड में, जैसे इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो आंसर मस्ट बी लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो मौजूद हो कैलकुलेशन में। जैसे 2 में है तो आंसर मस्ट बी 2, तो लेकिन एक्चुअली ये आंसर है, ठीक है, आपका आंसर जो है वो 3 है। क्यों है, मैं रीजन बताता हूं आपको। जब भी आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व हो रहा हो कैलकुलेशन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी इन्वॉल्व हो रहा हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब साथ में इन्वॉल्व हो रहे हो, वहां पे क्या करना होता है आपको, जो भी आंसर आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन का आएगा, जैसे आपका ये आया 9.0, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 9.0 में, तो आपको हमेशा 2+1, ये एक रूल होता है, एनसीईआरटी में देखेगा, ये एक रूल है, उसमें आपको एक एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट फिगर मानना पड़ता है। जैसे इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, सब्ट्रैक्शन किया 2 सिग्निफिकेंट फिगर आए, लेकिन आंसर जो होगा उसमें एक एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट फिगर आपको मानना पड़ता है। ये आपको ध्यान देना है जब भी कैलकुलेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारी चीजें हो रही हो। जो इंटरमीडिएट स्टेट आती है, फाइनल आंसर तो यहाँ पर कहीं आएगा आपका, इससे पहले ये जो स्टेट है ये इंटरमीडिएट स्टेट है। इंटरमीडिएट स्टेट में जब भी कैलकुलेशन होती है तो उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन के जो भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर आपको ऐड करना पड़ता है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे, इसमें 3, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 3, तो आंसर जो होना चाहिए, इसको तो हम कंसिडर ही नहीं करते, तो आंसर जो होना चाहिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, सब में 3-3 है, तो आंसर मस्ट बी इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपको ध्यान देना है कि इंटरमीडिएट स्टेट में जब भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेट में जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो एक सिग्निफिकेंट फिगर हम एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एक रूल था, 2 रूल इसमें आपके क्लियर हुए, ठीक है। फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वहां पे देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बेस्ड, ओके। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन है आपका द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, ये आपका क्वेश्चन जो है AIBMT 1990 का है। 4th क्वेश्चन, द molecular weight of S2 and O2 and SO2 are 32 and 64। ये तो आपको पता ही है वैसे भी, 32 and 64 होता है इसका, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है at 15 डिग्री सेल्सियस, एंड 150 mmHg प्रेशर की यूनिट होती है mmHg, आपने पढ़ी होगी, टॉर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन्स 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन्स n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 लीटर O2 में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन the number of molecules in 2 liter of SO2, 2 लीटर SO2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी, टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी ऑप्शंस है आपके n/2, दूसरा ऑप्शन इज n, तीसरा ऑप्शन इज 2n एंड चौथा ऑप्शन इज अगेन 4n। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 एंड SO2। O2 का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, SO2 का इसकी जरूरत ही नहीं है वैसे, हमें क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस और 150 mmHg प्रेशर पे। 1 लीटर O2 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर ऑफ SO2 और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी हमने लॉ देखा था एवोगैड्रो लॉ।
एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? एवोगैड्रो लॉ कहता है कि अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की आइडेंटिकल कंडीशंस अगर आप कंसिडर करते हैं तो जो वॉल्यूम्स का रेशियो होता है, गैसेस के वॉल्यूम्स का जो रेशियो होता है वो उनके नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के बराबर होता है। तो गैसेस अगर हम देखते हैं, हमने O2 का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है और SO2 का वॉल्यूम है 2 लीटर, तो यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2। तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो मेरे को पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको पता होगा जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, जैसे 1 मोल है, 1 मोल में आपके कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ N0 से डिनोट कर देते हैं, या Na से, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर मैं 2 मोल कंसिडर करूंगा किसी भी गैस के, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? ट्वाइस इनटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर मैं n मोल्स कंसिडर करूंगा किसी भी गैस के, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? जैसे O2 के n नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? n इंटू नंबर ऑफ, नंबर क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 है, ठीक है, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास? n मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो n नंबर ऑफ मोल्स में जो मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोल्स के। तो O2 के अगर हम देखेंगे, अभी हमने देखा ना यहाँ पे 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मोल में ट्वाइस एवोगैड्रो नंबर है, तो 3 मोल में थ्राइस एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका मतलब है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, जितने ज्यादा मोल्स उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स। तो सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 जो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के प्रोपोर्शनल होगा ना। मान लेते हैं जो SO2 है, SO2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं n डैश, n डैश, ये n डैश की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए आपको 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n अपॉन n डैश। तो n डैश क्या है आपका? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन SO2। तो यहाँ पे सिंपल सी कौन सी कॉन्सेप्ट लगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगा वो लगा एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्ट, सॉरी, जो वॉल्यूम्स का रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। बशर्ते आपका जो कंडीशंस होनी चाहिए टेम्परेचर और प्रेशर की वो आइडेंटिकल होनी चाहिए सारी गैसेस के लिए। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगा? जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने ज़्यादा मोल्स उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स। तो हम सिंपली नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो रख सकते हैं। और हमने वॉल्यूम का रेशियो में दिया हुआ 1 लीटर और 2 लीटर, तो हमने क्या किया, यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए SO2 के। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक्स चीज़ें। नेक्स्ट लेक्चर में हम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, परसेंटेज कॉम्पोजिशन और एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इसको देखने की कोशिश करिएगा और सिग्निफिकेंट फिगर का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसको क्वेश्चन देखने की कोशिश करिएगा, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है।